Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher and today we will start chapter number 4, Structure of Molecules, page number 91. In this chapter you will read about atoms, why do atoms form bonds, what are the basic type of chemical bond, and besides to the chemical bonding you will also know about which type of interaction exists between atom or molecules, and also you will know about the shape of molecules. So let's start with introduction. When you look around, you will find hundreds of things that are found in the combined state. These things combine with each other in number of fields. The attractive force which keeps the atom together in substance is called the bond. Except the noble gases which exist as atom, all other elements and compounds are formed by the combination of atoms. Okay, in the first paragraph of introduction, इसमें आपको ये बात बताई गई है कि जब आप दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, तो आप इनको कंबाइंड स्टेट में देखते हैं। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ किसी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ही आपको जुड़ी हुई नज़र आती हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखते हैं कि H2 और O सिंगल होता है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में आपको नज़र आता है, आप इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक वाटर के मॉलिक्यूल में के दरमियान में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड द वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विद वन एंड अदर। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि किसी अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड की बगैर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी दूसरे एटम के साथ जाकर शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन्स की, किसी दूसरे एटम को गेन के साथ जो है वो गेन करें इलेक्ट्रॉन या शेयर करें, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो नोबल गैसेस हैं वो हमारे पास उनके दरमियान किसी भी किस्म का बॉन्ड नहीं पाया जाता, किसी भी किस्म की फोर्सेस नहीं पाई जाती, और ना ही जो है हमारे पास एटम्स और जो के दरमियान यू कैन से जो नोबल गैसेस के एटम हैं उनके दरमियान हमारे पास कोई फोर्स नहीं होती। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जैसे आपने यूनिट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये एक कंबाइंड स्टेट में, एक कंबाइंड एटम्स के फॉर्म में आपको जो है वो नज़र आते हैं। In Unit 1, you have learned that atoms can combine with one another to form molecules. Molecules of the same elements consist of same kind of atoms, for example O2, O3, while molecules of compounds are made up of different kind of atoms, for example water, carbon dioxide, etc. Atoms combine with one another by the process called chemical bonding. Why do atoms form bonds? In how many ways do they form bonds? What are the differences between the different kinds of bond? You will get answers of these questions in this unit. अच्छा जी, जो हमारे इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ है, इसमें ये बात बताई गई है कि तमाम एटम्स एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो ये जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो सेम एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक जैसे ही एटम्स मौजूद होते हैं। ये बात तो आपने जो है वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, और इसकी एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि O2 हमारे पास ऑक्सीजन है। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर आप ऑक्सीजन के एटम्स को देखते हैं तो इसमें दोनों हमारे पास जो दोनों O2 हैं उसमें आपको ऑक्सीजन ही नज़र आएगा। अब O3 क्या है? O3 इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन O3 है। अब O3 में आपको जब आप ओजोन को देखते हैं, अब इसकी कंपोजिशन को चेक करते हैं, तो इसमें तमाम ऑक्सीजन जो होंगे वो 3 यानी O3 की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। जबकि मॉलिक्यूल्स यानी वो कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा जो फार्मूला है वो डिफरेंट नज़र आता है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो इसमें हमारे पास H2NO यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना हुआ है और इसमें दो एटम्स मुख्तलिफ हैं, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। फिर देखें इसके साथ ही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की भी फार्मूले में भी मॉलिक्यूल है ये हमारे पास, तो इसमें दो एटम ऑक्सीजन के हैं और एक एटम जो है वो कार्बन का है। तो अब आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एटम जब हमारे पास कंबाइन होता है तो वो किस तरह की बॉन्डिंग करता है और क्या नाम दिया जाता है उस बॉन्ड को, और ये क्यों ज़रूरी है कि जब दो एटम आपस में एक बॉन्ड बनाएं और उस बॉन्डिंग की वजह से वो जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में नज़र आएँ। क्या वो हमें ज़रूरी है कि क्या एटम के दरमियान बॉन्ड ही पाया जाए?
ऐसा भी तो हो सकता है कि बगैर बॉन्ड के जो है वो एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। ये तमाम बातें जो हैं वो आप फर्दर जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Why do atoms form chemical bonds? Every system in the universe tends to lower its energy in order to attain stability. Water flows from higher level to lower level. Similarly, electricity flows from higher potential to lower potential, and heat flows from a hot body to a cold body. Why is it so? This happens because both water and electricity are trying to decrease their energy. Atoms in the same way have tendency to decrease their energy. The energy of the isolated hydrogen atoms is higher than the two bonded hydrogen atoms. That is, the combination of atoms gives stable molecule through the emission of energy. They can decrease their energy by combining with other atoms and form a chemical bond. There are two concepts which explain the chemical bonding, the valence concept and the orbital concept. अच्छा, अब इस पैराग्राफ में आपको क्या बात समझाई गई है? इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि हमारी यूनिवर्स यानी हमारी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स हैं। सबसे बेसिक सिस्टम तो सोलर सिस्टम है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं इस दुनिया में जो कि हमारे पास एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और ये इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि ख़ुद को स्टेबल रख सकें। यानी ये दो एटम अगर आपस में जुड़ते हैं किसी बॉन्ड की वजह से, तो उनसे एमिशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी इसलिए होती है ताकि वो ख़ुद को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, यानी ख़ुद को स्टेबल रख सकें। तो इसलिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जाम्पल दी गई हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपके साथ वाटर को डिस्कस किया गया है। अब वाटर जब हमारे पास जब भी कहीं से भी आप वाटर का फ़्लो देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वाटर हमेशा फ़्लो करता है हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल ऐसे देती हूँ कि अगर आपको मैं माउंटेन्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इसमें देखते हैं कि पहाड़ों से जब पानी आता है तो वो हमारे पास हाइट से लोअर यानी पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हाई लेवल टू लोअर लेवल हुआ। फिर इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं, तो इसमें देखें इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। यानी आपके पास आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हायर पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल ये है कि डैम, बिजली जो है वो डैम में बनती है, फिर वहाँ से हमारे पास वायर्स और पोल की ज़रिए जो है वो हमारे घरों तक ट्रांसफ़र होती है। तो अब वायर्स और पोल क्या हैं, ये लोअर एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हमारे पास एनर्जी या हीट जो है वो डायरेक्टली फ़्लो नहीं करती, वो हमेशा हाई से लो की तरफ आती है। अगर आप हीट की एग्जांपल को देखते हैं तो हीट भी हमारे पास इस तरह से ही लो फ़्लो करती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है क्योंकि हीट फ़्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टूवर्ड्स अ कोल्ड बॉडी। जैसे आजकल आप विंटर का सीज़न है, आप देखते हैं कि हम जब हीटर ऑन करते हैं तो हीटर क्या है, हीटर एक हॉट बॉडी है। और उसके ऑपोजिट अगर हम अपने आप को देखें तो जब हमें सर्दी लगती है यानी हमारी बॉडी में जब कोल्डनेस फील होती है तो ही हम हीटर ऑन करते हैं। तो हीट जो है वो हमारे पास जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसमिट होती है। इसी तरह एटम्स के अंदर भी ये एबिलिटी मौजूद है कि वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो खुद को स्टेबल रखने के लिए, खुद को के अंदर स्टेबिलिटी को गेन अप करने के लिए जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ईजी एग्जांपल आपको इसके साथ इसमें शेयर की गई है कि एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड हाइड्रोजन। आइसोलेटेड हाइड्रोजन का मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन यानी मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें, सिंगल हाइड्रोजन की, इसकी एनर्जी में और जो दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, उसकी एनर्जी में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है कि देखें, अगर एक मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन होगा तो उसके पास उसकी सिंगल एनर्जी होगी, एक हाइड्रोजन है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और अब इसके ऑपोजिट आपको एग्जांपल ली गई है हाइड्रोजन एटम्स की, यानी जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, अब वो एक बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड हैं। तो अब ये बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्टेड है, अब इनकी दरमियान एनर्जी भी डिवाइडेड है। हाफ जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के पास है, हाफ जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास है। तो इसमें आपको एक कंपैरिजन बताया गया है कि अगर आप सिंगल हाइड्रोजन एटम को स्टडी करते हैं यानी आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम को स्टडी करते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके साथ तो किसी दूसरे हाइड्रोजन ने बॉन्ड नहीं बनाया, वो तो एक है। जबकि आप अगर दो हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास एनर्जी डिवाइड हो जाती है, यानी दो एटम्स अगर आपस में कंबाइन हैं किसी बॉन्ड के ज़रिए तो उनकी एनर्जी जो होगी वो भी डिवाइडेड होगी। मतलब यू कैन से हाफ एनर्जी जो होगी वो एक एटम के पास चली जाएगी और हाफ एनर्जी जो होगी वो दूसरे एटम के पास चली जाएगी।
अच्छा, और इसके साथ साथ आपको बताया गया है कि एटम्स के अंदर केमिकल बॉन्ड किस तरह के मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है वैलेंस कॉन्सेप्ट एंड द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ओके, Valence concept. In 1916, G. N. Lewis and W. Kossel gave the electronic theory of valence. It states that in a chemical bond formation, atoms take part by losing, gaining, or sharing of electrons so as to attain the inert or noble gas electronic configuration. अच्छा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बात समझाई गई है कि जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है एटम्स के दरमियान, तो एटम किस तरह केमिकल बॉन्ड बनाएगा। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से गेन करेगा, या तो फिर उन दोनों एटम के दरमियान शेयरिंग होगी ताकि वो अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्होंने इस बात को इधर हाईलाइट किया है, सो एज टू अटेन द इनर्ट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपको ये बात बताई गई है कि एटम शेयरिंग, लूजिंग और गेन इलेक्ट्रॉन्स का इसलिए ही करता है ताकि वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल है इसको कंप्लीट कर सके। When atoms have 2 or 8 electrons in their outermost shell, they are stable. The electron theory of valence can be named as the octet or diplet theory of valence. अच्छा, जब एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में यानी आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 या 8, 2 और 8, ये तो आपको पता है ना कि जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पी में 8 होते हैं एंड अप टू सो ऑन। तो आप थोड़ा सा अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है, इसमें आपको समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास मतलब यानी हम अब फर्स्ट शेल की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2, तो इनके पास तो मोस्टली ये अपने फर्स्ट यानी पहले जो शेल होते हैं उन्हीं को ही कंप्लीट करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बहुत शॉर्ट नज़र आती है, ठीक है। लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे 5, 6, 7, 8 यानी ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 के इलेक्ट्रॉन्स, इनकी कोशिश ये होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप 8 की बात करते हैं वो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसलिए तो उसको नोबल गैसेस का नाम दिया गया है, तो वो भी कंप्लीट है। और ये कंप्लीशन एक एटम इसलिए करता है ताकि वो ख़ुद को स्टेबल कर सके। अगर एक एटम इनकम्प्लीट है यानी उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हैं, तो उसकी तो कोशिश ये होगी ना कि वो दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करे, या फिर अगर वो शेयरिंग नहीं कर सकता तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रह गया है वैलेंस शेल में, या तो वो उसको लूज़ कर दे, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए इस तरह की एक थ्योरी है जिसको ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस कहा जाता है। आज हम सिर्फ ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस ही जो है वो उसको स्टडी करेंगे। और वो थ्योरी क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। Octet theory of valence explains the tendency of atoms to attain 8 electrons in the outermost shell in order to attain stability. For example, oxygen atom has 6 electrons in the valence shell. It shares or gains 2 electrons in its outermost shell and attain the stability by completing its outermost shell with 8 electrons. This is also known as the octet rule or rule of 8. अच्छा, आप सबसे पहले अपने पास अपनी बुक के कॉर्नर पे, अपनी बुक के साइड पे ये नोट करें कि ऑक्सीजन के अलावा भी हमारे पास ऑक्टेट जो रूल फॉलो करने वाले एटम्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस, यानी कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और जो ग्रुप 7 है हेलोजेंस, वो जो है वो हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और ऑक्टेट रूल क्या है, इसमें मतलब एटम्स कंप्लीट करते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से, यानी उनकी कोशिश होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें। एग्जाम्पल में आपको ऑक्सीजन एक्सप्लेन की गई है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। या तो ये शेयर करता है या तो ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है तो भी स्टेबल हो जाता है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है किसी दूसरे एटम से तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इट मीन्स कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब उसके अंदर स्टेबिलिटी भी आ गई है। तो एक एटम इसलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज्ड कर सके। सो दिस वाज अबाउट
today's lecture. Next time we will proceed with a duplicate rule or rule of two.